नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 2100 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही उन्होंने करखियाव में 870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 22 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने कहा है कि आज काशी और आसपास का ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से पूरे देश और यूपी के गांवों, किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम से खास बना है। उन्होंने कहा है कि देश किसान दिवस मना रहा है। हमारे यहाँ गाय और गोबर की बात करना कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जैसे गुनाह कर दिया है। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना कुछ लोगों ने गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। उन्होंने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। आज यहां पर बनासकाशी स्कूल का शिलान्यास किया गया, जहां पीएम ने कहा कि गाय मेरे चारों ओर रहें और मैं गायों के चारों ओर रहूं। हमारे शास्त्र और संस्कृति में ये कहा गया है। हमने पशुओं में विभिन्न बीमारियों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान भी चलाया है। मेरा अटूट विश्वास है कि देश का डेयरी सेक्टर, पशुपालन और श्वेत क्रांति में नई ऊर्जा किसानों की स्थिति में बदलने की बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। पशुपालन महिलाओं के आर्थिक उत्थान, उनकी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। साथियों, हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। तो वहीं अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, लेकिन इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर विवाद अब लगातार जारी है। ऐसा एक विवाद है जमीन खरीद को लेकर। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के आसपास कई जमीनों को खरीदा गया। ये जमीनें अधिकारी से लेकर पुलिस अफसर, नेता से लेकर उनके परिवार वालों तक ने खरीदी है और अब इस मामले में योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। दरअसल 5 दिन के अंदर ही जांच की रिपोर्ट भी मांगी गई। राज्य सरकार ने इसे संवेदनशील मामलों की जांच को विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा द्वारा करवाने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 5 दिन के अंदर विस्तृत जांच करनी है और रिपोर्ट सौंपनी है। अब चुनावी मौसम में राज्य सरकार की इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर के नाम पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कई कारोबारियों पर और कई करीबियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई बड़े अधिकारियों ने औने पौने दाम पर जमीन खरीदी थी और इसी लिस्ट में अयोध्या में कमिश्नर रहे एमपी अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, आईपीएस दीपक कुमार, रिटायर्ड आईएएस उमाधर द्विवेदी और पीबीएस अरविंद चौरसिया द्वारा खरीदी गई जमीनें भी शामिल हैं। और इसी कड़ी में बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी अयोध्या के नेताओं और अफसरों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन औने पौने दामों में खरीदे जाने पर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग उठा दी है। साथ ही इस पूरे मामले में उच्च न्यायालय से इसमें हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है। दरअसल अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के पास की जमीनें कथित रूप से भाजपा के विधायकों, महापौर और प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा औने पौने दाम में खरीदे जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से ही राज्य सरकार ने राजस्व विभाग को इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के आदेश जारी कर दिए। तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने और उनके नेताओं ने फोन टैप कराए जाने की बात को लेकर भी
इस आरोप के बारे में मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि जब केंद्र में कांग्रेस होती है तो वो भी यही काम करती है, जब भाजपा सत्ता में है तो वो भी यही काम कर रही है। इसमें कहां तक सच्चाई है ये तो नहीं कह सकती, लेकिन जब ये आम चर्चा है कि फोन टैप हो रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें सच्चाई हो। और स्थानीय कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की विवादित किताब सनराइज ओवर अयोध्या में सनातन हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस आतंकवादी संगठन के साथ करने को लेकर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी कर दिया है। बताते चलें कि उक्त आदेश पर बख्शी का तालाब थाना प्रभारी को कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कराने और मामले की उचित जांच सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आवेदन पत्र में बताए गए फैक्ट्स और आवेदकों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट का फैसला है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ सघन्य अपराध का मामला बनता है। ऐसे में अर्जी में यह भी कहा गया कि सलमान खुर्शीद एक वरिष्ठ नेता होने के साथ ही कई मंत्री पद पर रह चुके हैं। ऐसे में उनकी किताब का कुछ पाठ विवादास्पद है और हिंदू धर्म की छवि को खराब करने वाला है। उन पर आरोप है कि उनकी लिखी गई किताब को पढ़ने के बाद आवेदक की धार्मिक भावनाओं का आघात हुआ है। आवेदक का मानना है कि बिना किसी सबूत के किसी भी धर्म के बारे में लिखना या उसकी छवि खराब करना नैतिक रूप से गलत है। बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश स्थानीय वकील शुभांगी तिवारी द्वारा पारित प्रतिक्रिया के सहित किया है और इसके साथ ही सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर किए गए एक आवेदन पर यह आदेश आया है। इस दौरान इस आदेश के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवेदन और उसके समर्थन में उठाए गए तर्कों से उसके अवलोकन के साथ ही मेरी राय है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है। और आवेदक ने आरोप लगाया है कि पुस्तक के कुछ अंश हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के करीब 69,000 पदों पर होने वाली भर्ती का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस भर्ती में तकरीबन 1,000 खाली बेंच पदों पर एक नंबर से पिछड़ने वाले अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर अब सड़कों पर बैठे हैं। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी प्रयागराज में अनशन पर बैठे हुए हैं। भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक पदाधिकारी के दफ्तर पर चल रहे अनशन का आज दूसरा दिन है। इस अनशन में यूपी के तमाम जिलों से आए हुए सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। साथ ही गौरतलब है कि यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के करीब 69,000 पदों पर भर्ती की परीक्षा साल 2018 के जनवरी महीने में हुई थी और इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को 150 सवालों के जवाब देने थे। सभी सवालों के 4 विकल्प थे, जिनमें से अभ्यर्थियों को सही विकल्प पर टिक करना था। परीक्षा में पूछे गए कई सवालों पर आपत्ति जताई गई थी। हालांकि परीक्षा नियामक अधिकारी ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। बाद में 4 सवालों का मामला अदालत की दहलीज तक जा पहुंचा और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच और लखनऊ की सिंगल बेंच ने एक सवाल के 4 विकल्पों को गलत माना था और यह आदेश दिया था कि जो अभ्यर्थी सिर्फ 1 नंबर कम रहने से मेरिट में नहीं आ पाए हैं, उन्हें गलत सवाल के 1 नंबर दे दिए जाएं और सिलेक्शन में उन्हें भी शामिल कर नौकरी दी जाए। और मेरठ में नितिन गडकरी की सभा का छात्रों ने विरोध कर दिया है। जनसभा से पहले ही आरएलडी के समर्थक छात्रों ने बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद से बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और आरएलडी के समर्थक छात्रों के बीच जनसभा स्थल पर बहस हो गई। इस दौरान छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी अपमान किया। साथ ही वहां मौजूद पुलिस प्रशासन और एलआईयू की टीम मूकदर्शक बनी देखती रही। जनसभा स्थल पर मौजूद छात्रों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और इसी बीच बीजेपी की जन विश्वास यात्रा 26 दिसंबर को बुलंदशहर के जहांगीरपुर पहुंचेगी, जिसके चलते आज जिला अध्यक्ष के साथ ही जिला प्रभारियों ने जिला कार्यालय पर रणनीति बनाई।
बुलंदशहर में 2 दिन चलने वाली इस यात्रा के लिए विभिन्न स्थानों पर यात्रा का स्वागत करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो वहीं बीजेपी पदाधिकारियों ने लोगों से जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचने की अपील की है। आपको बता दें कि जिला कार्यालय पर राज्य मंत्री अनिल शर्मा, जिला अध्यक्ष के साथ जिला प्रभारी और विधायक भी मौजूद रहे। जो हमारी जन विश्वास यात्रा आ रही है और वो हमें खुर्जा से प्राप्त होगी हमारे ज़िले के लिए। तो खुर्जा से पहासू होती हुई हमारे डिबाई में प्रवेश करेगी और डिबाई में दौलतपुर एक जगह है, बड़ा एक ग्राउंड है, वहाँ पे बड़ी एक विशाल जनसभा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। जन विश्वास यात्रा 2022 के लिए राह कितनी आसान करेगी पार्टी? राह तो आसान करने की बात तब आएगी जब राह मुश्किल हो। हमारी राह तो पहले ही आसान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने कहना चाहिए समर्पण के साथ पूरे उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी है और नए आयाम दिए हैं। और जिस तरह से कोरोना काल होने के बावजूद जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई योजनाएं और ऐसे जो कहना चाहिए जेवर एयरपोर्ट जैसे जो कहना चाहिए सपने जो सिर्फ सपने थे उनको जमीन पर साकार किया है। तो हमारी राह तो पहले ही आसान है। और यूपी के नोएडा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नोएडा पुलिस ने 2 शार्प शूटरों के बीच बुधवार को अंडरपास के दौरान मुठभेड़ हो गई। इसके बाद 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस के गोली लगने के बाद 50,000 और 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। इस मुठभेड़ में पुलिस के जवान बाल बच गए। तो वहीं पुलिस ने दोनों ही बदमाशों के पास से एक बाइक, पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद किए। दोनों बदमाशों के खिलाफ हत्या, लूट और मर्डर के कोशिशों जैसे कई मामले दर्ज हैं। साथ ही आपको बता दें कि नोएडा में पकड़े गए इन बदमाशों को लेकर मिली जानकारी के अनुसार ही पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बाइक पर सवार होकर 2 शार्प शूटर चूहड़पुर अंडरपास के पास जाने वाले हैं। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को एक बाइक आती दिखाई दी। जब पुलिस ने उस बाइक को रोकने का प्रयास किया तब बाइक सवारों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान एनकाउंटर के दौरान बीटा 2 कोतवाली प्रभारी अनिल राजपूत समेत 3 पुलिसकर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली जा लगी। हालांकि पुलिस को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और कोई भी पुलिसकर्मी जख्मी नहीं हुआ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि गोंडा से सामने आई है। गोंडा में भाजपा की जन विश्वास यात्रा के दूसरे दिन कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री पलटू राम की अगुवाई में गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र से रोड शो निकाला गया। यात्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। जिले में चौराहों और सड़कों पर यात्रा पर फूल माला से स्वागत किया गया। उसके बाद मेहनौन पहुंची जन विश्वास यात्रा जनसभा आयोजित की गई और जनसभा को संबोधित करते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर जुबानी हमला कर दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां पर दिवाली मनाई जाती है तो अयोध्या में लाखों करोड़ों दिए जलाए जाते हैं, तो वहीं जब सपा की सरकार होती है तो सैफई महोत्सव में मुंबई की बार बालाएं डांस करने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि आपको ये तय करना है कि भारत माता के मस्तक पर चंदन लगाकर घूमते हुए नौजवान की सरकार चाहिए या वंदे मातरम कहने वाले सरकार चाहिए या सैफई में बालाओं का डांस कराने वाली सरकार चाहिए, तो वहीं आपको ये तय करना है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को निःशुल्क आवास और राशन देने वाली सरकार चाहिए या फिर अखिलेश यादव अपने सगे चाचा को घर से निकालने वाले भतीजे की सरकार चाहिए। आप ही को तय करना है।